अगर आपसे कोई ये कहे कि आज के ज़माने में कोई विधायक हो और अपना परिवार पालने के लिए और जीविकोपार्जन के लिए वो मछली पालन करता हो, तो आपका रिएक्शन क्या होगा? आप मिलना चाहेंगे और देखना चाहेंगे। ऐसा ही मेरे साथ भी हुआ जब मैंने इस बात को सुना, और हम दिल्ली से उठे और 1000 किलोमीटर दूर चले आए मध्य प्रदेश के सिधवा इलाके में, जो कि पूरी तरह से आदिवासी इलाका है। और वहाँ हम विधायक जी के घर पे आए। लेकिन वो सिर्फ विधायक नहीं, बल्कि 4 बार के मंत्री भी रहे हैं। आपको ये बताएं कि अगर प्रेजेंट की बात करें तो इस समय अनुसूचित जनजाति आयोग के राष्ट्रीय अध्यक्ष हैं और दिल्ली में बैठते हैं। मैं बात कर रहा हूं अंतर सिंह आर्या जी की। आज हम उनके साथ हैं, उनके आवास पे हैं और कुछ ऐसी बातें भी आपको बताएंगे जिसको जान के आप हैरान रह जाएंगे, क्योंकि आपने सुना ही नहीं होगा। अखबार वालों ने बहुत कम लिखा उनके बारे में और लोगों ने बहुत कम जाना। तो आइए सीधे बात करते हैं। सर धन्यवाद समय देने के लिए। आपको भी बहुत बहुत धन्यवाद। आप इतने दिल्ली से 1000 किलोमीटर से आकर आप मेरे से बात कर रहे हैं, मैं आपका आभार भी व्यक्त करता हूँ। मैं दिल्ली में मिल सकता था सर आपसे, लेकिन नहीं मिला। जानते हैं क्यों? क्योंकि मैं जिस आदिवासी इलाके की बात सुना था, जो आपके बारे में सुना था, वो देखना चाहता था। आप धरातल ढूंढने के लिए आए जी। मुझे जरा बताएं कि ये जो आदिवासी इलाका है, जब आप बचपन में छोटे थे तो इसका स्वरूप क्या रहा होगा? देखिए, ये बड़वानी और खरगोन जो दोनों ज़िले हैं, वैसे तो हमारे 4-5 ज़िले पूरे ट्राइबल के हैं। मैं बचपन में देख रहा था कि भाई इस इलाके के अंदर न तो कोई रोड थे, न कई मतलब सिंचाई के साधन थे, न कोई बिजली थी। अंधकार में ये क्षेत्र मतलब डूबा हुआ। अब मैं उस टाइम पे पढ़ता था और 1977 में हमारे पिताजी स्वर्गीय रावजी भाई जनता पार्टी के एमएलए बने, और उस टाइम पे मैं 11वीं-12वीं में पढ़ता था। हमारा ये पूरा ट्राइबल इलाका होने के कारण लोग पिताजी से मिलने आते थे। तो यहाँ पर क्या है कि पढ़े लिखे लोग नहीं होने के कारण लोगों के आवेदन वगैरह लिखने का भी मुझे अवसर प्राप्त हुआ। सियासत की ट्रेनिंग शुरू में ही हो गई? वहीं से मेरी हुई है। और जब 1977 में हमारे पिताजी एमएलए बने और 80 के आसपास मैं स्टूडेंट लाइफ में एक बार नहीं, मैं 3 बार 15 साल तक निर्विरोध सरपंच रहा। और ये नहीं मतलब मैं पढ़ता था, सील हमारी जेब के अंदर रहती थी। कोई लोग अगर रास्ते में भी मुझे मिल जाएगी, यार बोले कि साइन करना, सील लगाना है, हम रास्ते में ही उसकी सील लगा देते थे। ऐसा क्यों था? क्योंकि पिताजी पढ़े लिखे नहीं थे या आपको शौक था इस बात का? नहीं, शौक नहीं था, ताकि मतलब हमारे फादर ज़्यादा पढ़े लिखे नहीं, दस्तखत करते थे। और सील जेब में रखने का कारण ये है कि भाई कि हमारे सब अधिकतर अनपढ़ लोग थे, तो हमारे पास जेब में सील हो तो उनको बार बार आना जाना नहीं पड़े। अच्छा। मतलब इसके लिए हम मतलब तत्काल पेड़ से सील लगाई और साइन करी और दे। तब तो कोई साधन भी नहीं होता होगा कि आदमी बहुत एक गाड़ी हमारे क्षेत्र में मतलब एक सरदार बस और छाबड़ा बस चलती थी। आवागमन मतलब बहुत कठिन था। यहाँ पर हमारे क्षेत्र के अंदर बहुत पहले रामचंद्र विट्ठल बड़े नाम के मतलब हमारे सांसद हुआ करते थे, और वो निमाड़ के गांधी जी कहा करते थे। और माननीय स्वर्गीय अटल जी जब उस टाइम पर जो विदेश मंत्री थे, उस टाइम पे हमारे बड़े साहब के यहाँ मतलब अटल जी आ चुके। अच्छा। और यहाँ जो रामचंद्र जी विट्ठल है, हमारे आदिवासी भाइयों की जो इस क्षेत्र के अंदर जो जंगल के अंदर जो खेती करते थे, वो 20 साल 25 साल से करते आ रहे थे, पर उनको मतलब किसी प्रकार का कानूनी अधिकार नहीं था। लोग परेशान करते थे, चंदा वसूली करते थे और उनको मतलब परेशान, और उनकी जो खड़ी फसलें होती थी उसको मतलब फॉरेस्ट
कि लोग आके काट मतलब देते उस थे। प्रताड़ना से तंग होकर उस के ताड़ना से तंग हो करके मैंने एजुकेशन एम.कॉम प्रीवियस मैंने किया। फिर मैं यहाँ पर एक सर्विस के हिसाब से मैं एक सीओ की इंटरव्यू देने गया और दूसरे रोज आकर मैंने शाम को परिवार से बात करी कि भाई मुझे नौकरी नहीं करना है, क्योंकि एक ब्राह्मण समाज का एक रामचंद्र विट्ठल बड़े ये आदिवासियों के लिए ये जो आंदोलन खड़ा किया है, हम इस आंदोलन को मतलब आंदोलन के लिए हम लड़ाई लड़ेंगे। जो भी सरकार होगी उससे हम मांग करेंगे कि हमारे आदिवासी भाइयों को ये वनाधिकार के पट्टे मिलना चाहिए। अच्छा दादा, एक बात बताएं, इस पे हम आगे चलेंगे वनाधिकार के पट्टों पे, क्योंकि एक कहानी है, मैं नहीं चाहता जल्दी खत्म हो जाइए। जो लोग देख रहे होंगे उनको एक बात खटक रही होगी कि पिताजी सन 77 में विधायक बन गए, आप कॉलेज लाइफ में पढ़ते पढ़ते प्रधान बन गए, उसके बाद भी जीविकोपार्जन के लिए आपको मछली पालन करना पड़ा। आप बहुत तो कुछ ये कर सकते हैं। वास्तविक बात है। ये क्या है, हमारे गांव में कोलकी गांव है मेरा, पूरा परिवार वहीं रहता है, आज भी वहीं रहता है। वह हमारी आर्थिक स्थिति कमज़ोर थी और हमारे परिवार में सदस्य मजदूरी भी करते थे। तो इस दृष्टि से कि भाई वहाँ पर हमारे पिताजी के टाइम पे मतलब एक तालाब बना हुआ है, काफ़ी बड़ा तालाब था। मैंने उसको मतलब लीज के ऊपर ले करके कम से कम 4-5 साल से भी ज़्यादा और मछली पालन किया और मैं खुद मछली का आखेट में स्वयं ने किया है। अच्छा, क्योंकि आप ही उसको वो करते तो आप ही बेचते थे उसको? बेचते थे। उसमें क्या है मतलब बच्चों को पालने के लिए क्या नहीं करना, ये कौन सी चोरी है। अरे आज का प्रधान तो पूरी जमीन कब्जा कर ले, सारे तालाब कब्जा कर ले। और जिसके पापा वो गाना बना था कि हमारे चचा विधायक हैं, तो आपके तो पिताजी विधायक थे। आज भी मेरे परिवार में मतलब 3 लड़के हैं, 2 लड़कियां हैं, 5 की शादी हो गई है। इतने साल में मिनिस्टर रहने, विधायक रहने के बाद में भी बच्चों के अंदर आज भी किसी प्रकार की घमंड की बात नहीं होती है। आज ठीक है, कोई बाहर गए हुए हैं और आज पूरा परिवार हमारा एक साथ सरल है। और मैंने पढ़ाई के लिए यही संकल्प लिया कि अब मैं पढ़ाई भी, क्योंकि कुछ परिस्थिति के कारण मैंने एम.कॉम प्रीवियस करने के बाद में पढ़ाई छोड़ दी और मैंने ये संकल्प लिया कि भाई ये लड़ाई लड़ूंगा। जब माननीय स्वर्गीय अटल बिहारी वाजपेयी जी जब देश के प्रधानमंत्री थे, तो मैं मध्य प्रदेश के 500 आदिवासी जो वन भूमि के जो जमीन के ऊपर खेती करते थे, उनको लेकर मैं दिल्ली प्रधानमंत्री निवास पर हम गए। जब हम लोग 500 आदिवासी जब गार्डन में हम बैठे हुए थे, चारों तरफ मिलिट्री के लोग खड़े थे। जैसे अटल जी अंदर से निवास से बाहर निकले, सबसे पहले उन्होंने एक ही बात बोली कि ये मिलिट्री सब हटाओ बोले। अच्छा, ये हमारे मध्य प्रदेश के निमाड़ के बड़े साहब के लोग हैं, उनसे मुझे कोई खतरा नहीं। और 1.5 घंटे आप मान लीजिए, किसी एक समाज के लिए किसी प्रधानमंत्री का 1-1 मिनट का समय बहुत कीमती होता है। 1.5 घंटा तक हमारे बीच में रहे। हमने यहाँ की जो हमारी वेशभूषा थी, पगड़ी हमने वहाँ पर बांधी और मैंने एक ज्ञापन वहाँ पर माननीय अटल जी को मैंने दिया, पढ़ा। मैंने बोला कि भाई 30 से 40 साल हो गए, हमारे आदिवासियों को आज तक वनाधिकार के पट्टे नहीं मिले। मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के आदिवासी की बात नहीं कर रहा हूँ, क्योंकि हमारा लगा हुआ सा मध्य प्रदेश से महाराष्ट्र भी है। हम तो एक ही बात जानते हैं कि देश के अंदर जितने भी हमारे आदिवासी भाई जो वनों के अंदर जो निवास करते हैं, खेती करते हैं, उनको कानूनी अधिकार दिया जाना चाहिए। ये माननीय अटल जी से मैंने प्रार्थना की। माननीय अटल जी ने बहुत गंभीरता से सुना है
और जहाँ तक मध्य प्रदेश की मैं बात करना चाहूँगा कि भाई यहाँ पर करीब 3 लाख परिवारों को यहाँ पट्टे मिल चुके हैं। और आपने दिलवाए इन सारे लोगों को? सब लोगों तभी को या बाद में? नहीं, इसके बाद ही में मतलब ये वितरण हुआ, मतलब क्योंकि भारत सरकार ने उस टाइम पे इसकी पॉलिसी बना दी, सर्वे हुआ। मैं जब एमएलए था कुछ समय के लिए, मैं मिनिस्टर नहीं बना था, एसटी एससी और ओबीसी कमेटी में मतलब विधानसभा में मैं उसका अध्यक्ष रहा। माननीय मुख्यमंत्री जी ने उस टाइम पे मुझे बोला कि भाई की वनाधिकार की जो समीक्षा पूरे मध्य प्रदेश के 18 जिलों के अंदर आप जाके करिए, कितने आवेदन प्राप्त हुए हैं, कितने लोगों के आवेदन स्वीकृत हुए हैं और कितने को पट्टा मिला है, ये समीक्षा हम 20 दिन तक पूरे मध्य प्रदेश के अंदर घूमे। और ये और सबको आज पूरे मध्य प्रदेश में? में 3 लाख लोगों को। आप जब विधायक बने तो पिताजी थे? हाँ, उस टाइम पे मतलब हमारे पिताजी, उन्होंने क्या कहा? उन्होंने बोला था कि जाओ? भाई एक ही बात हमारे पिताजी बोलते थे कि भाई उन्होंने तो ये था कि अंतर सिंह को मैंने समाज का काम करने के लिए पूर्णकालिक के रूप में मतलब मैं संगठन को दे दिया। पूर्णकालिक का नाम आते ही लोगों के जहन में आरएसएस और संगठन का नाम वो आता जो है। कुछ भी समझे। तो आप शुरू से जुड़े हुए थे संगठन से? जुड़े। मतलब जो आपकी अभिव्यक्ति हुई, या ये कहें एक तरीके से जो आपका डेवलपमेंट हुआ मानसिक तौर से, जो सशक्त बने आप, तो वो संगठन ने तैयार किया? हाँ, मेरा तो एक ही था कि हमें समाज का विकास करने के लिए हमें किसी न किसी माध्यम की आवश्यकता थी, ताकि हम उस मंच के माध्यम से हम हमारे आदिवासी भाइयों की हम मदद कर सके। मैंने सुना कि बड़ा 2 बार आप जेल भी गए थे। देखिए, पहली बार बताइए, पहली बार जेल कब गए? तो हम तो इधर कश्मीर में जो झंडा फहराने का जो यात्रा निकली थी वहाँ पर भी गए थे। बहुत खतरनाक स्थिति थी उस टाइम पर। झंडा फहराने की बात करूं तो जिसमें आज के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी लीड कर रहे थे और मुरली मनोहर जोशी जी थे जो उसी की बात में गए। तो दिल खोल के आपको कहना चाहिए। नहीं, दूसरा मैं उत्तर प्रदेश के जौनपुर जेल में भी रहा हूँ। वहाँ कैसे पहुंच गए? पार्टी का कार्यक्रम एक हुआ था, हम वहाँ जा रहे थे, रास्ते में पुलिस ने गिरफ्तार कर लिया और हम रहे 10-11 दिन तक जेल में, फिर वापस आए। कौन छुड़ाया वहाँ पे फिर? पार्टी के लोग ही छुड़वाए। और वहाँ हम कहाँ मतलब जौनपुर में जाए। अच्छा, कभी ऐसा हुआ कि एक वो बड़ी घटना है जो पूरा हिंदुस्तान याद रखता है, मुझे लगता है कि बड़ी निर्णायक रही है बीजेपी के लिए सरकार बनाने में, तो अब जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात होती है और उस दौर में जब प्रधानमंत्री जी से मुलाकात हुई तो क्या कन्वर्सेशन हुआ होगा? भाई देखिए, जब मैं मध्य प्रदेश के अंदर में पार्टी का काम करता था, माननीय प्रधानमंत्री जी हमारे मध्य प्रदेश के प्रभारी रह चुके हैं। अच्छा। तो तब से माननीय को हम जानते हैं। और अभी माननीय महामहिम राष्ट्रपति जी, माननीय प्रधानमंत्री जी और हमारे संगठन ने जो मुझे जवाबदारी दी है, बड़ी जिम्मेदारी मिली है। वो मैं सोच भी नहीं सकता था, क्योंकि मेरा तो ठीक है चुनाव हारना जीतना ये तो चलता रहता, पर मेरे दिल के अंदर एक ही संकल्प था यार कि हम समाज को कैसे मजबूत करें। ये मेरा दृढ़ संकल्प था। जब ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग का जब आदेश आया मेल के ऊपर, जब हमने खोल के देखा, महामहिम राष्ट्रपति जी का नाम उनके हस्ताक्षर से हुआ था, और मुझे बड़ी खुशी हुई कि मेरा जो संकल्प था, मैं जो चाहता हूँ, सिर्फ मध्य प्रदेश का नहीं, हमारे दिमाग में, हमारे देश के अंदर जितने भी जो आदिवासी लोग हैं, उसका हम भला करने का हमारा संकल्प और काम करने का मुझे अवसर मिल गया है। और मैं समझता हूँ कि जो भी हमारी भारत सरकार, महामहिम जी, प्रधानमंत्री जी ने जो विश्वास करके मुझे ये दायित्व दिया है, पूरा समय हम पूरी निष्ठा के साथ हम पूरे देश में भ्रमण भी करेंगे, धरातल पे भी जाएंगे और सब युवाओं से भी हम संवाद करेंगे
जो शिक्षित लोग हैं उनसे भी संवाद करेंगे कि वास्तव में हमें आदिवासी के ऊपर कहीं अत्याचार तो नहीं हो रहा। अच्छा। यदि अत्याचार कहीं हुआ है तो उसको रोकने का शासन को मतलब हम माननीय राष्ट्रपति जी को मतलब उसका ज्ञापन भी समय समय पर दें। जब आदिवासी की बात आती है और तो जल जंगल जमीन ही दिखता है। जो टीवी पे खबरें चलती हैं, जो अखबार में पढ़ते हैं लोग, ये तो आदिवासी हैं। तो बड़ा अजीब सी लोगों की मानसिकता होती है, एक बहुत अजीब सा चेहरा होगा, अजीब सी वेशभूषा होगी, यही सोचते हैं लोग। आप क्या कहते हैं, अब आप क्या कहेंगे ऐसे लोगों के लिए कि भाई, क्योंकि मैं तो यहाँ देख रहा हूँ सांसद, विधायक, मंत्री और मतलब केंद्र में भी बैठने वाले लोग हैं, तो क्या कभी आपको ऐसा फेस करना पड़ा कि आपका नाम कहीं पहले ही चला गया हो कि वो आदिवासी हैं, आदिवासी आ रहे हैं, और आप वहाँ गए हो तो लोग देख के आपको, क्योंकि ऐसे तो बड़ी अलग पर्सनालिटी है आपकी। नहीं देखिए, हम तो धोती भी बांधते, पगड़ी भी बांधते, आज भी बांधते, नहीं बांधते ऐसा नहीं है, क्योंकि समय के साथ ट्राइबल क्षेत्र में भी मतलब वेशभूषा में मतलब परिवर्तन हो गया है। लोग आजकल एजुकेटेड हो गए हैं, शिक्षित हो गए हैं। अब पहले वो धोती पहनते थे, चड्डी पहनते थे, आजकल पैंट बुशर्ट पहनते हैं, क्योंकि सरकार की भी ऐसी योजना है जिनको आदिवासियों को मतलब उठाने में मतलब मददगार। आपके सामने आदिवासी समाज बदल गया होगा आपके किए गए कामों से, लड़ाइयों से। नहीं देखो, हमारा जहाँ तक मध्य प्रदेश का सवाल है, मध्य प्रदेश को मुझे कहने की ज़रूरत नहीं, ये सब आप भी जानते हैं पहले क्या था और आज क्या है। अच्छा, मैं जो हुआ वो सामने है। और जहाँ तक मेरी विधानसभा का मामला, मेरे ज़िले का मामला, मेरे लोकसभा क्षेत्र का मामला है, यहाँ पर पूरे क्षेत्र के अंदर, पूरे पहाड़ी इलाके के अंदर बिजली भी चले गई है, रोड भी बन गए हैं, कई हॉस्पिटल बने हैं, एक से एक मतलब एजुकेशन के मतलब यहाँ प्रोजेक्ट। नहीं, मैंने देखा जब मैं सधवा में इंटर किया तो मैं अपने सहयोगियों से यही पूछा कि भाई ये जिला है, कस्बा है, या ये क्या है, क्योंकि जिस तरह की सड़कें थी, बाहर जिस तरह के विद्यालय थे और जिस तरह की मार्केट थी, तो कोई कस्बा नहीं कहेगा। ये सब मेरे कार्यकाल का उपलब्धि, इसीलिए मुझे मेरा नाम दादा रखा है। हाँ, ये सवाल मैं करने वाला था कि ये दादा का क्या मामला है। देखो, मंत्री से पहले दादा ही लोग बोलते हैं। ये लोगों का प्रेम है, क्योंकि यहाँ लाखों लोग निवास करते हैं। यहीं की बात नहीं कर रहा हूँ, मध्य प्रदेश के पूरे ट्राइबल बेल्ट के अंदर मुझे दादा के नाम से ही जानते हैं। चाहे हमारे उच्च कमान में जो लोग हैं वो भी मतलब अब नाम गिरता गया, मतलब दादा है, प्रेम है। और मैं भी जो मतलब किसी के भी फोन आते मोबाइल के ऊपर, मैं उसी भाषा में बात करता हूँ आज भी, लोकल भाषा में अपने। लोकल भाषा में। चाहे शहरी क्षेत्र सामान्य वर्ग होगा तो मैं हिंदी में बात करूँगा, ट्राइबल होगा, बारेला हो, भिलाला हो, हम उसी भाषा में। और ये है कि मेरा मोबाइल जो है मतलब ये मेरे पीए वगैरह को मैं देता नहीं हूँ, खुद ना कोई बच्चे, मतलब जितना मेरा फ्री टाइम रहता मोबाइल मतलब चालू रहता। अगर मिस कॉल भी अगर आया होगा, हम वापिस अनजाने लोगों का, बाकी तो अपन सेव करके रखते हैं, बहुत से गरीब लोगों के फ़ोन आ गए तो हम वापिस लगाते हैं, भाई क्या काम है आपका, मतलब इस चीज़ की मेरी पहली प्राथमिकता। आपका बड़ा लंबा कार्यकाल रहा है, प्रधानी का भी रहा, उसके पहले भी एक आप लड़ाई की बात कर रहे थे जिससे आप प्रभावित होकर इसमें आए। मैं उन सब पे नहीं जाना चाहूँगा, लेकिन मैं आपसे कहूँ कि दादा, आपके मंत्री रहते हुए, विधायक रहते हुए, वो 5 फैसले जिस पे आप गर्व करते हैं और आपको लगता है कि आपकी वजह से ये बदलाव हुआ, कुछ बताना चाहेंगे? कुछ है जिस पे आपको बड़ा गर्व? क्षेत्र की बात बताऊँ मैं? क्षेत्र की बात बताइए। और आप जब मिनिस्टर थे तो अगर आपने अलग इलाकों में भी अगर ऐसे कोई फैसले लिए हैं तो जरूर जानना चाहूँगा। नहीं देखिए, एक तो हमारा पहला जो फैसला जो हमारा था, जो मेरा संकल्प था कि मध्य प्रदेश के आदिवासियों को वनाधिकार के पट्टे मिले, ये अपने आप में मैं गर्व महसूस करता हूँ कि जब हमें राजनीतिक क्षेत्र में जब काम करता था, पार्टी में भी हमको मतलब जब बैठकें जब होती थी और वन अधिकार के पट्टे के अगर विषय में बात होती थी,
हमारे पार्टी के वरिष्ठ एक ही बताते थे कि यह अंतर सिंह भाई इस संबंध में पूरी जानकारी नहीं। अच्छा, यानी मेरे को बचपन से वनाधिकार के विषय के ऊपर मतलब पूरी कमांड थी, पूरी कमांड जानकारी थी, थी पूरा पूरे। मैं जानता था। मतलब जी, जो अधिकारी नहीं जो समझ पाते थे वो मैं जानता हूँ। अधिकारी को एक ही बोलता था कि भाई मैं आपसे ज़्यादा मैं जानता हूँ। इसीलिए तो आप दिल्ली पहुंच गए। हाँ, ये तो देखो जनता का आशीर्वाद है। मतलब अब अगर मैं आखिरी सवाल दादा ये पूछूं आपसे, दादा ही कहूंगा मैं आपको, क्योंकि दुनिया ने आपको दादा के रूप में ही स्वीकार किया है, कि अब इस आयोग में आने के बाद ऐसी कौन सी चीज आपके दिमाग में जो आप सोचते हैं कि मुझे इस पे काम करना है? देखिए, ये थोड़ा सा चुनाव आचार संहिता लग गई थी। मेरा तो एक ही था कि भाई जब हम ज्वाइन करेंगे, ज्वाइन करने के बाद में हम सबसे पहले 2-3 स्टेट का हमारे जो तीनों सदस्य और मैं कुछ ऐसे राज्य के अंदर हम भ्रमण करेंगे कि धरातल पे क्या थे। मध्य प्रदेश के अंदर तो हम घूमे फिरे हैं, मतलब अन्य क्षेत्र में जाके हम देखना चाहते हैं कि भाई देश आज़ाद होने के बाद में हमारे आदिवासियों की हालत क्या है। वो देखने के बाद में हमें ये है कि इनके सुधार के लिए हमें क्या करना है। तो हमने ये निर्णय लिया है कि पहले तो हम दौरा करेंगे, वहाँ के धरातल की वास्तविक स्थिति जानेंगे, वहाँ क्या रीति है, क्या रिवाज है, शैक्षणिक स्थिति क्या है, आर्थिक स्थिति क्या है, इसका आकलन हम लोग करेंगे। दूसरा ये है कि हम युवा संवाद करने का भी मेरा प्लान है। अच्छा, क्योंकि आजकल क्या है कि हमारे देश को कमज़ोर करने के लिए कई लोग अंदर घुसपैठ कर रहे हैं, और जो चोट करता है वो सिर्फ आदिवासी के ऊपर करता है। आपके आदिवासियों में भी एक संगठन बना के तोड़ने की कोशिश की गई थी। की गई, तो हमें ऐसे मतलब संगठनों से हमें सावधान रहने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि हमारा जो आदिवासी का जो कल्चर है, हमारी संस्कृति है, हमको इसको बचा के रखना है। यदि हम लोग अगर इसके ऊपर ध्यान नहीं देंगे तो हमारा तो कल्चर ही समाप्त हो जाएगा। तो पहला काम हमारा ये है कि भाई हमारे मतलब पूर्वज क्या थे, हमारे जो अंग्रेज़ों के साथ लड़ाई लड़ने वाले, ये इन लोगों के भी कोई नामो निशान नहीं पहले थे मतलब। और पिछले जो हम लोगों ने जो काम किए, मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, परंतु वो सब मध्य प्रदेश के अंदर तो देखना। अब आपको मौका मिला कि पूरे देश के लिए करेंगे आप? क्योंकि पूरे देश के अंदर हर क्षेत्र में ट्राइबल के लोग रहते हैं। कई लोगों ने मतलब शहीद हुए हैं, अंग्रेजों से लड़ाई लड़ी है। हमारे जो शहीद हुए मतलब उनकी तो कई मूर्तियाँ लगना चाहिए कि नहीं लगना चाहिए। हमने माननीय प्रधानमंत्री जी से यही बात की कि मैं सिर्फ मध्य प्रदेश के लिए ज्ञापन लेके नहीं आया, हम तो पूरे देश के अंदर जितने भी स्टेट है उसमें हमारे आदिवासी जो वन भूमि पे काबिज है, खेती कर रहे हैं, उनके बच्चों का पालन पोषण कर रहे हैं, उन लोगों को अधिकार में मिलना चाहिए। मध्य प्रदेश तो मेरे साथ आया ही है, पर मैं पूरे देश के आदिवासी की मैं मांग करता हूँ। ये बात हमने मानी। तो मतलब ये 1998 में जो कानून बना था, ये क्या बोलते हैं इसको, वन अधिनियम, वो आपके पहल पे बना था? नहीं भाई, ये डिमांड मतलब हमने रखी, आपने रखी थी, मतलब पहले आप आपने रखे थे। कौन सी पहल को समझे, पर तो हम तो ये समझे ना, मतलब हमने माननीय प्रधानमंत्री को ज्ञापन दिया, वो देश के अंदर हमारे आदिवासियों को मिला। चलिए, अब और उसमें बहुत सी चीज़ों का ये है कि भाई ये जो वनाधिकार जो अधिनियम है ना, ये राष्ट्रीय अनुसूचित जनजाति आयोग के अधीन है। मतलब मैं पूरा उसका डिटेल फिर से अध्ययन कर रहा हूँ कि कहीं स्टेट में कोई कमी बेसी तो नहीं रही, तो अब तो कोई बचे तो नहीं है, वो उसकी समीक्षा भी आयोग करेगा। मतलब तो अब तो आपको बधाई देनी चाहिए हम लोगों को कि आप सीधे आयोग के अध्यक्ष हो गए हैं। अब जो चाहेंगे वो आप कर लेंगे, मतलब जो भी इनके हितों में करना चाहेंगे। हमारा तो ये है कि आदिवासियों को मतलब जो बचे हुए हैं
जो छूटे हुए हैं वो वनाधिकार का पट्टा उनको दिया जाए। मतलब ये समीक्षा हम आयोग की ओर से भी करेंगे। तो आप जिनसे मैंने जब ये इंटरव्यू शुरुआत की थी तो अंतर सिंह आर्या के नाम से शुरुआत की थी, लेकिन अब जब क्लोजिंग कर रहा हूं तो दादा के नाम पे। दादा इसलिए भी कि ना सिर्फ इनके इलाके के लोग बल्कि पूरे मध्य प्रदेश के लोग और अब तो मीडिया के लोग भी ये कहते हैं कि दादा का इंटरव्यू करना है या दादा की बाइट है। ये तो रही इसकी बात, लेकिन अब आपको जो आयोग मिला है, बहुत बार इनकी कई ऐसी योजनाएं होती हैं वो उसी आयोग से कोई गुजरती हैं जो लंबित रह जाती हैं। तो अब दादा का कहना है कि उस पर काम करेंगे और लोगों की तकदीर और तस्वीर बदलने की कोशिश भी करेंगे। मुझे उम्मीद है कि जो जानकारी दादा के बारे में आज आप लोगों को मिली है वो शायद पहले नहीं रही हो। चलते हैं आगे की तरफ और मिलते हैं कुछ और शख्सियत से और आपको रूबरू करवाते हैं कि ग्राउंड जीरो की हकीकत क्या है और जो आप सुनते हैं वो क्या होती है।